हेलो गाइस, प्रिंस क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की। वो आज का टॉपिक है कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में आज पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे। कम से कम आपके 10 से 15 मिनट लेंगे, लेकिन कालीबंगा से एक भी सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा। धैर्य के साथ में पढ़ें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, अब हम बात करते हैं कालीबंगा। कालीबंगा कौन सी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। कौन सी युग सभ्यता है मित्रों? कांस्य युगीन सभ्यता है। आपको इतना ध्यान रखना है कि जो मानव है, और मानव सबसे पहले कौन सी धातु उपयोग किया? तांबा, और उसके बाद में कांसा, और लास्ट में लोहा। ये क्रम भी आपको ध्यान रखना है मित्रों। मानव ने सबसे पहले तांबा यूज किया, उसके बाद में कांसा, और उसके बाद में कौन सी धातु का उपयोग किया? लोहे का। याद कैसे रखोगे? ये मानव है और मानव से बना दो मानवता। क्या बना दो? मानवता। ता का मतलब सबसे पहले तांबा, उसके बाद में कांसा, और उसके बाद में लोहा। ये आपके धातु उपयोग करने के क्रम को याद रखना है। अब हम बात करेंगे आज कालीबंगा। कालीबंगा में सबसे पहले इसके अन्य नाम क्या है उसके बारे में बात करेंगे। मित्रों, कालीबंगा का अन्य नाम है दिनहीन बस्ती। इसको क्या नाम से जाना जाता है? दिनहीन बस्ती। क्योंकि मित्रों, यहाँ जो घर थे ना, गरीब और अमीर दोनों के अलग अलग टाइप के थे। गरीब अलग रहते थे और अमीर अलग अलग रहते थे। इनके घरों में जो ईंटें यूज की गई थी वो कच्ची थी, लेकिन धूप से पकी हुई थी। इसी कारण से हम इसको क्या कहते हैं? दिनहीन बस्ती कहते हैं। उसके बाद में कालीबंगा सभ्यता है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो पहले नदी थी वो सरस्वती, और अभी वर्तमान में कौन सी नदी है? घग्गर नदी। और किस दिशा में? बाएं तट पर उपस्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना। अब ये घग्गर या सरस्वती नदी कितने जिलों से होकर बहती है? 2 जिलों से, हनुमानगढ़ और गंगानगर। ये राजस्थान के 2 जिलों से होकर बहती है। लेकिन ध्यान ये रखना कि जो कालीबंगा सभ्यता है वो कौन से जिले में प्राप्त हुई है? हनुमानगढ़ जिले के अंदर प्राप्त हुई है। उसके बाद में इसके खोजकर्ता कौन थे? खोजकर्ता A.N. घोष। कौन थे? A.N. घोष, अमलानंद घोष। कब इसकी खोज की थी? वर्ष 1951 से 52 के बीच में इस कालीबंगा की खोज की थी। सर्वप्रथम खोजने वाले व्यक्ति A.N. घोष, अमलानंद घोष थे। उसके बाद में आता है कालीबंगा की शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा की शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़िया। काले रंग की चूड़िया, कालीबंगा। इनको हम जैसे अलग अलग संधि विच्छेद करेंगे तो काली अलग आएगा, बंगा अलग आएगा, और इसको हम शाब्दिक अर्थ कहेंगे तो काली रंग की चूड़िया। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये बेसिक जानकारी हमने एक साइड में लिख दी और आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहां से सवाल पूछे गए। अब मित्रों, हम बात करेंगे कालीबंगा को विस्तार से किस प्रकार से अध्ययन करें। तो सबसे पहले कालीबंगा का जब खनन कार्य शुरू किया तो कितने स्तर हमें प्राप्त हुए वो ध्यान रखना है, और ये स्तर प्राप्त होने में कितना समय लगा ये ध्यान रखना है। और उसके बाद में किस किस वैज्ञानिकों ने इसमें खनन में अपना योगदान दिया ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कालीबंगा से हमें कितने स्तर प्राप्त हुए? 5 स्तर प्राप्त हुए। मैंने अलग अलग यहाँ लिख दिया है। यहाँ पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, चौथा स्तर, 5वां स्तर। हमें कितने स्तर प्राप्त हुए? 5 स्तर। ठीक है मित्रों, कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी। A.N. घोष ने सन 1951 से 52 तक। उसके बाद में इसका क्या शुरू कर दिया? खनन कार्य शुरू कर दिया। और उत्खनन कार्य करने से हमें कितने स्तर प्राप्त हुए? 5 स्तर प्राप्त हुए। अब किन किन वैज्ञानिकों का इसमें योगदान था वो मित्रों ध्यान दें। पहला जो स्तर है, पहले से दूसरे तक, ये टोटल 1 स्तर हो गया। ये दूसरा स्तर, ये तीसरा और चौथा, और टोटल 5 स्तर खोजे गए। अब इसने वैज्ञानिक कितने अपना योगदान दिया वो कैसे याद रखोगे? तो स्तर थे 5। स्तर कितने थे? 5। लेकिन उत्खननकर्ता कितने? 4। ये ध्यान रखना। स्तर 5 है लेकिन उत्खननकर्ता कितने थे? 4। क्यों? 2 से 1 से 2 1, 2 से 3 1, 3 से 4 1, और 4 से 5 1। मतलब टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4। 5 स्तर, वैज्ञानिक कितने आ गए? 4। याद कैसे रखोगे? इसके निर्देशन में यह उत्खनन कार्य किया गया। किस किस वैज्ञानिक के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया वो ध्यान दें।
सबसे पहला वैज्ञानिक बीबीलाल, दूसरा बीके थापर, तीसरा एमडी खरे और चौथा जेवी जोशी। मतलब इन 4 वैज्ञानिकों ने इस उत्खनन कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और ये कितने स्तर हमें प्राप्त हुए? 5। कितने वर्षों तक ये कार्य चला? 9 वर्षों तक। मित्रों, कितने वर्षों तक काम चला? ये 9 वर्षों तक ये कार्य चला। सन 1961 से लेकर सन 1969 तक ये कार्य चला। कितने वर्षों तक? 9 वर्षों तक। याद कैसे रखोगी? तो हमें स्तर प्राप्त हुए 5। 5 में से 1 घटा दो, कितने? 4 वैज्ञानिकों ने इसका उत्खनन कार्य करवाया। और 4 और 5 दोनों में ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा? 9। ध्यान दो इधर, 5 हमें स्तर प्राप्त हुए, 4 उत्खनन करता, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 वर्ष आ जाएगा। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कितने वर्षों तक चला कार्य? 9 वर्षों तक। मित्रों, आपको समझ में आ गया होगा 5 स्तर हैं। ये 5 स्तर है। 2 स्तरों के बीच में 1 वैज्ञानिक, 2 स्तरों के मध्य 1 वैज्ञानिक, 2 स्तरों के मध्य 1 वैज्ञानिक, 2 स्तरों के मध्य 1 वैज्ञानिक। टोटल वैज्ञानिक कितने हो गए? 4। बीबीलाल, बीके थापर, एमडी खरे और जेवी जोशी। बार बार याद करोगे हो जाएगा। बीबीलाल, बीके थापर, एमडी खरे और जेवी जोशी। अब मित्रों 4 और 5 कितने हो गए? 9। तो 9 वर्षों तक ये काम चला। कितने वर्षों तक? 9। सन 1961 से लेकर 1970 के बीच में। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अब जैसे हमने अलग अलग स्तर की खनन कार्य शुरू किया तो हमें अलग अलग प्रकार के अवशेष मिलने शुरू हुए। अलग अलग लोगों के अवशेष मिले, पशुओं के अवशेष मिले, बर्तनों के अवशेष मिले, धातुओं के अवशेष मिले। कई प्रकार के हम एक एक परत को निकालते गए और हमें अवशेष प्राप्त होते गए। लेकिन सबसे पहले मानव की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मानव कि वहां रहने वाले जो लोग हैं वो क्या करते थे और क्या खाते थे और उसका रहन सहन कैसा था, इसके बारे में पहले बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे अन्य जो भी वस्तु हमें मिली उसके बारे में। तो हम बात करेंगे लोगों की। लोगों की कार्य प्रणाली क्या थी, लोगों के रहने की व्यवस्था क्या थी, और जब लोग बीमार होते थे तो वो कौन सी शिक्षा कार्य करते थे और उसकी शिक्षा कैसे थी, शिक्षा का अभाव था या वहां शिक्षा थी, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। हमारा बेसिक जानकारी पूरा हो गया। उसके बाद में इसका उत्खनन कार्य का काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हम बात करेंगे लोगों की कि उसके लोग क्या करते थे। लोग 2 काम करते थे, एक तो खेती और खेती के साथ साथ में पशुपालन। क्या करते थे? खेती और खेती के साथ में पशुपालन। आज भी राजस्थान के अंदर अधिकतर लोग क्या करते हैं? पशु और खेती दोनों साथ में कार्य करते हैं। अब सवाल यह आता है कि खेती थी वो कौन सी दिशा में उपस्थित थी। ये भी एक सवाल पूछा गया एग्जाम में कि हम कालीबंगा से जो हमें खेत प्राप्त हुए वो कौन सी दिशा में प्राप्त हुए। तो ध्यान दें, हमने यहाँ नगरीय व्यवस्था थोड़ी सी शॉर्टकट में समझाने की कोशिश की है कि ये इसकी नगरीय व्यवस्था थी। चारों ओर क्या थे? रक्षा प्राचीर थी। और कैसी थी रक्षा प्राचीर? दोहरी। अब देखो मित्रों, यहाँ इसके घर थे, उत्तर और पूर्व में इसके घर थे, और दक्षिण और पूर्व में इसके खेत थे, और उत्तर और पश्चिम में एक दुर्ग था, और पश्चिम और दक्षिण के अंदर शमशान घाट या कब्रिस्तान थे। इस प्रकार से आपको याद रखना है। ये याद करने की दृष्टि से मैंने ये बनाया है। बाकी ऐसा कोई वहां फिक्स जो व्यवस्था है वहां नहीं मिली है, लेकिन आपको इस प्रकार से याद रखना है ताकि एग्जाम में आपको याद रहे। हमें याद रखना है खेत कौन सी दिशा मिले। देखो मित्रों, दक्षिण और पूर्व दिशा में हमें क्या मिले? खेत मिले। तो यहाँ आपके आगे खेत कौन सी दिशा में? दक्षिण और पूर्व दिशा में। अब खेत के अंदर क्या बोते थे मित्रों? फसल। तो फसल की प्रकृति क्या थी? फसल किस प्रकार से बोते थे? तो मित्रों यहाँ ऐसा किया जाता था कि ऊपर वाला भाग या ध्रुव है, ऊपर वाले भाग में अलग फसल, और यहाँ जो ढलान वाला भाग है वहां अलग फसल बोते थे। मतलब खेत एक है लेकिन फसल कितने बोते थे? 2 अलग अलग। तो बहुधान्य क्षेत्र मतलब एक ही खेत के अंदर 2 या 2 से अधिक फसल बोने की क्रिया यहाँ मिली है। और इस प्रकार के पैटर्न को कहते हैं ग्रिड पैटर्न। क्या कहते हैं मित्रों? ग्रिड पैटर्न कहते हैं, बहुधान्य क्षेत्र। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि एक ही खेत के अंदर 2 या 2 से अधिक फसल बोते थे। यहाँ में जो फसल प्राप्त हुई वो 2 प्रकार की प्राप्त हुई है। एक तो रबी की फसल और एक खरीफ की फसल। आप भी अभी वर्तमान के अंदर क्या करते हैं?
रबी की फसल अलग ऋतु में बोते हैं, खरीफ की फसल अलग ऋतु में बोते हैं। तो यार खरीफ की फसल कौन कौन सी मिली और रबी की फसल कौन कौन सी मिली, ये आपको याद रखना है, आराम से याद कर लोगे। मित्रों, रबी की फसल के अंदर मुख्य 4 किस्म या फसलें मिली। पहली जो थी वो था गेहूं। पहला हमें क्या मिला, गेहूं, सरसों, चना और जौ। मतलब रबी की कितनी फसल मिली, 4। कौन कौन सी, गेहूं, सरसों, चना, जौ। गेहूं, सरसों, चना, जौ, ये हमें रबी की फसल मिली। खरीफ की 2 फसल मिली, एक तो कपास और रागी। और रागी के साथ में कभी महुआ भी आता है। क्या आता है, महुआ। टोटल कितनी फसल हमें कालीबंगा की सभ्यता से प्राप्त हुई है, एक तो गेहूं, सरसों, चना, जौ, ये रबी की फसल है। 2 खरीफ की फसल याद रखो, कपास और रागी। ये वर्षा ऋतु में बोई जाती है और ये शीत ऋतु में बोई जाती है। मतलब ये खेत के बारे में आप पूरा जानकारी प्राप्त कर लिया कि खेत कौन सी दिशा में थे, दक्षिण पूर्व, और एक ही साथ में 2 या 2 से अधिक फसल बोते थे, इसका मतलब बहुधान्य क्षेत्र थे। और इसको क्या कहते हैं, ग्रिड पैटर्न। और रबी की फसल हमें कौन सी प्राप्त हुई है, 4। खरीफ की फसल को कितनी प्राप्त हुई है, 2। टोटल हमें वहां से फसल प्राप्त हुई है। और एग्जाम इसी में से पूछे जाते हैं, कई बार सवाल आगे देख लेना। उसके बाद में खेती के साथ में कार्य करते थे पशुपालन। पशुपालन में कौन कौन से पशु थे, उसके बारे में ध्यान दो। मित्रों, यहाँ जंगली जानवर भी थे और घरेलू जानवर भी थे। तो यहाँ हमें बेल प्राप्त हुआ है, तांबा का बेल तांबा का है, लेकिन याद ऐसा रखना कि पशुपालन में कौन से पशु थे। तो तांबा का बेल प्राप्त हुआ है। और क्या प्राप्त हुआ, ऊंट की मित्रों यहाँ हड्डियां प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है, हड्डियां प्राप्त हुई है, लेकिन आप इसमें पशुपालन में ले लो ऊंट को। और बारहसिंगा, ये बारहसिंगा जंगली जानवर है, जंगल में या खेतों में रहता है, तो हमें ये बारहसिंगा भी वहां से उसकी मूर्ति प्राप्त हुई है। तो आपको पशुपालन में कैसे याद रखना है, बेल, ऊंट और बारहसिंगा। और यहाँ ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब हम बात करेंगे लोगों के कार्य प्रणाली आगे, खेती और पशुपालन। पशुपालन में हमें ये क्या हो गए, पशुओं के हमें अवश्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में लोगों के रहने की व्यवस्था क्या थी, इसके बारे में बात करेंगे। लोगों की रहने की जो व्यवस्था है वो मित्रों मकान थे, घर थे। घर कैसे थे, ईंटों से बने हुए थे। ईंट कैसी थी, कच्ची थी लेकिन अलंकृत थी, मतलब उस पर डायग्राम बने हुए थे, अलंकृत ईंटें थी और ये धूप में पकी हुई थी। अब इसकी जो नालिया की व्यवस्था है, यहाँ देखो मित्रों, यहाँ घर है, घर बनाया हुआ किससे है, कच्ची ईंटों से। यहाँ नालिया की व्यवस्था है, यहाँ घर के पास में क्या बनी हुई है मित्रों, नाली बनी हुई है बाहर जाने के लिए, गंदा पानी क्या बना हुआ है, नाली या बाहर पानी जाने के लिए। वो नालियां किससे बनी है, लकड़ी या पक्की ईंटों से बनी हुई है। घर है वो कच्ची ईंटों से बने हुए, नाली है वो या तो लकड़ी से बनी हुई है या पक्की ईंटों से बनी हुई है, ये ध्यान रखना। पानी के लिए मित्रों क्या था, कुआं था। क्या था, कुआं। कुआं हमेशा गोल ही होता है, तो क्या था मित्रों, कुआं। खेत के अंदर यहाँ पर एक कुआं आपको मिला है, क्या मिला है मित्रों, कुआं मिला है, और गोल कुआं मिला है जहां से ये पानी लाते थे। उसके बाद में स्नान के लिए स्नान घर बने हुए। स्नान के लिए मित्रों क्या बना हुआ है, स्नान घर यहाँ मिले, स्नान घर मिले, यहाँ स्नान घर मिले। और स्नान घर पक्की ईंटों से बने हुए। मित्रों कितने मतलब ये समझदार लोग थे कि घर बनाए कच्ची से, लेकिन जो नालियां थी परमानेंट गंदा पानी जाने की, वो पक्की ईंटों से बनाए। स्नान घर है वो पक्की ईंटों से बनाए। उसके बाद में ये धूप में पकी हुई ईंटें, मित्रों ध्यान रखना। उसके बाद हम घर के अंदर क्या था, अनाज रखने के लिए क्या बर्तन थे, अनाज रखने के जो बर्तन थे उसको कहते हैं मर्द भांड। मर्द भांड का मतलब होता है मिट्टी से बने हुए बर्तन, 2 रंग से मिले, एक तो गुलाबी रंग और दूसरा लाल रंग। गुलाबी रंग जिसको हम कहते हैं सोती, क्या कहते हैं, सोती। और ये सोती कहाँ स्थित है मित्रों,
बीकानेर के अंदर एक सभ्यता स्थित है जिसका नाम क्या है, सौती सभ्यता। और वहां से जो बर्तन मिले उसका जो आकार, यहाँ जो मृत भांड मिले उसका जो आकार है आकृति, और इसमें जो कालीबंगा में जो मृत भांड मिले गुलाबी, उसकी आकार और आकृति सेम थी, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, सौती। और दूसरे प्रकार के जो मृत भांड मिले वो लाल रंग के थे। लाल रंग के ऊपर क्या किया हुआ था, सफेद और काली रंग की रेखाएं खींची हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हमने घर के अंदर क्या पढ़ लिया, घर कैसा बना हुआ था, ईंटों से, नाली की व्यवस्था थी, पानी के लिए कुआं था, स्नान करने के लिए यह स्नान घर बना हुआ था। उसके बाद में अनाज रखने के लिए क्या बने हुए थे मित्रों, मृत भांड बने हुए थे। अनाज रखने के लिए क्या बना हुआ था मित्रों, मृत भांड बने थे, ये ध्यान रखना। और ये कितने रंगों के मिले, गुलाबी और लाल। गुलाबी को हम क्या कहते हैं, सौती। क्यों कहते हैं, क्योंकि सौती सभ्यता जो बीकानेर में है उससे जो भी हमें मृत भांड मिले उसका कलर गुलाबी था और इसका कलर भी क्या थे, गुलाबी। उसकी आकार और आकृति सेम यहाँ मिले मृत भांड उसके जैसी थी, इसलिए हम इसको नाम क्या दे दिया, सौती। और ये जो गुलाबी रंग के मृत भांड मिले सभ्यता के पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता के उदाहरण है। लाल रंग के हैं वो सफेद और काले रंग से रेखांकित थे, उस पर धारियां बनी हुई थी, रेखाएं बनी हुई थी। ये मित्रों आपको रहने की व्यवस्था समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे इसके शिक्षा और चिकित्सा की बात करेंगे। शिक्षा की बात करें तो यहाँ एक लिपि है, ये मतलब जो यहाँ मृत भांड मिले उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के लिपि से रेखांकित डायग्राम मिले हैं, और वो लिपि कौन सी थी, सैंधव लिपि। तो ये ध्यान रखना कि कालीबंगा की लिपि कौन सी थी, सैंधव लिपि। सैंधव लिपि जो हम लिखते हैं ना देवनागरी लिपि, उसका उल्टा हम लिखते हैं बाएं से दाएं, तो वो होता है दाएं से बाएं की ओर, ये ध्यान रखना। उसके बाद में चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा में क्या मिला मित्रों, एक बालक का खोपड़ी मिली है, उसमें कितने छेद थे, 6 छेद थे। इसका मतलब यहाँ जो है ना कपाल छेदन की क्रिया की जाती थी। कपाल छेदन की क्रिया क्यों की जाती थी, क्योंकि मित्रों यहाँ एक रोग होता था, उसका नाम है मस्तिष्क शोथ। तो ध्यान रखें चिकित्सा है वहां पर मस्तिष्क शोथ की बीमारी ज्यादा होती थी। कौन सी बीमारी मित्रों, मस्तिष्क शोथ या जल शोथ। उसके कारण यहाँ एक क्रिया की जाती थी कपाल छेदन क्रिया द्वारा। और वो हमें कैसे पता चला, क्योंकि एक बच्चे की खोपड़ी मिली जिसमें छेद कितने थे, 6। ये भी आपको ध्यान रखना। और लोग एक जगह से दूसरे जगह किसके माध्यम से जाते थे, तो यहाँ याद रखना परिवहन व्यवस्था। परिवहन व्यवस्था क्या थी, सड़कें बनी हुई थी। सड़कें कैसी थी मित्रों, पक्की ईंटों की बनी हुई थी, ध्यान रखना। सड़कें पक्की ईंटों की बनी हुई है, नाली पक्की ईंटों की बनी हुई है, स्नानघर पक्की ईंटों से बने हुए हैं। और ये सड़कें एक दूसरे किस कोण पर काटती थी, समकोण पर। मतलब यहाँ सड़कें ऐसी बनी हुई थी, ये यहां से सड़क आई, दूसरी सड़क यहाँ आई, तो ये समकोण पर एक दूसरे काटती थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ और क्या क्या सामग्री मिली है उसके बारे में। मित्रों यहाँ से बहुत सारी सामग्री मिली है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उसकी हम बात करेंगे। टोटल 12 सामग्री, अन्य सामग्री। सबसे पहले हमने स्तर पढ़ लिया, उत्खननकर्ता कौन कौन थे पढ़ लिया, स्तर कितने, 9। फिर लोगों की कार्य प्रणाली, खेती और पशुपालन। उसके बाद में रहने की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था और परिवहन व्यवस्था, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद में हम बात करेंगे अन्य सामग्री क्या प्राप्त हुई है उसके बारे में। मित्र ध्यान दें, सबसे पहले आपको याद रखना है यहाँ पर बेलनाकार मुहूर्त मिली है, और ये बेलनाकार मुहूर्त किसका उदाहरण है, मेसोपोटामिया जैसी मिली है। इसकी आकृति आकार कैसा था, मेसोपोटामिया की जो मुहूर्त थी उसके जैसा। तो ये ध्यान रखना, यहाँ बेलनाकार मुहूर्त प्राप्त हुई है। दूसरा बेलनाकार तंदूर प्राप्त हुआ। तीसरा मृत भांड, यहाँ मित्रों हमने रख दिया है कि अनाज रखने के लिए जो बर्तन होते हैं उसको कहते हैं मिट्टी के मृत भांड। 2 प्रकार के मिले, गुलाबी और लाल। गुलाबी रंग के मिले वो किसके उदाहरण, किसके समान थे, सौती सभ्यता के समान थे, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, सौती। तो यहाँ मृत भांड भी मिले। उसके बाद में 7 अग्नि वेदिका मिली है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है।
सात अग्नि वेदिकाएं कहां से मिली है? तो कालीबंगा से। चूल्हे के अवशेष मिले, क्योंकि यहाँ मित्रों अनाज है और अनाज पकाकर खाने के लिए किसकी व्यवस्था चाहिए? चूल्हे की। तो चूल्हे के अवशेष भी मिले हैं। और यहाँ पर जो अनाज मिले उसको पीसने के लिए किसकी जरूरत होती है? चक्की की। तो पैर से चलने वाली चक्की यहाँ मिली है। सब्जियों को काटने के लिए चाकू की व्यवस्था होनी चाहिए, तो यहाँ चाकू मिले। तांबे के औजार मिले, कांच के मणिये मिले, गाड़ी के पहिए मिले। ध्यान रखना, परिवहन के लिए सड़कें कैसी थी? पक्की। इसका मतलब यहाँ गाड़ी भी किसकी होगी? लकड़ी की। तो उसके पहिए मिले मित्रों गाड़ी के। कुल्हाड़ियां मिली है, वृषभाकार आकृति मिली है। मतलब ये ध्यान रखना, वृषभ आकृति मिली है, किसकी बनी हुई है? मिट्टी की। लेकिन ये इसकी खासियत यह है कि धड़ से सिर अलग आराम से कर सकते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको व्यवस्थित कर सकते हैं। वृषभाकार आकृति मिट्टी की बनी हुई मिली है। ये आपके कालीबंगा के हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, वहां क्या व्यवस्था थी, इसके बारे में हम अध्ययन किया। उसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ पर इसके घर थे वो उत्तर पूर्व में, आगे आंगन बने हुए थे, और उसके बाद में दक्षिण और पूर्व में क्या थे? खेत थे, और दक्षिण और पश्चिम में शमशान घाट बने हुए थे, जिसको हम कब्रिस्तान कहते हैं। यहाँ जो अंत्येष्टि क्रिया वो 3 प्रकार से की जाती थी। पहली दाह संस्कार, दूसरा पूर्ण समाधि, तीसरा आंशिक समाधि। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ एक दुर्ग था उत्तर और पश्चिम की ओर, तो यहाँ कालीबंगा से हमें एक दुर्ग भी मिला है। उसके बाद में इतना अध्ययन करने के बाद में कालीबंगा लगभग पूर्ण हो जाती है। और उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं और आगे भी आने वाले हैं। तो ध्यान रखना है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु है वो हमने यहाँ नोट लिख करके आपको समझा है, वो ध्यान रखना है। यहाँ जो इतनी सामग्री आपको मिली है, इसको एक जगह सुरक्षित करने के लिए राज्य सरकार ने संग्रहालय बनाया है। और वो कब बनाया गया मित्रों? 1985 से 86 के अंदर। कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो कालीबंगा से जो हमें अवशेष प्राप्त हुए उसको सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार ने क्या किया? संग्रहालय बनाया। 1985-86 में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। उसके बाद में ध्यान रखना, कालीबंगा से 3 प्रकार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पूर्व हड़पकालीन, उत्तर हड़पकालीन। ये 3 प्रकार के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए। ये भी आपको ध्यान रखना। यह नोट की बात करें, पहला नोट है कालीबंगा को सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा? एग्जाम में पूछा गया कालीबंगा को सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी, क्योंकि यहाँ लिपि मिली है वो कौन सी है? सैंधव लिपि मिली। तो तीसरी राजधानी किसे कहा गया? डॉक्टर दशरथ कुमार ने कहा। अवशेष नहीं मिले, किन किन के? यहाँ कालीबंगा के अवशेष नहीं मिले। यहाँ ध्यान रखना, किसी प्रकार का कोई भी मंदिर नहीं मिला। कालीबंगा से किसी भी प्रकार का कोई मंदिर नहीं मिला, और मंदिर ही नहीं है तो उसमें मूर्ति भी नहीं मिली है। तो यहाँ मात्र देवी की मूर्तियां नहीं मिली, मतलब किसी भी प्रकार की मूर्ति नहीं मिली है और नहीं यहाँ से मंदिर मिले। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उसके बाद में यहाँ भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले, मतलब ये जो हमें 5 स्तर प्राप्त हुए हैं एक के बाद एक। ये कैसे नष्ट हुए? भूकंप के कारण नष्ट हुए। तो यहाँ पर भूकंप के क्या प्राचीन साक्ष्य मिले। उसके बाद में आपको ध्यान रखना, सौती सभ्यता कहाँ है? बीकानेर। और इसके 2 महत्वपूर्ण स्थल है, उसको भी ध्यान रखना है। सौती सभ्यता बीकानेर में महत्वपूर्ण स्थल पुंगल और सावणिया, 2 महत्वपूर्ण स्थल सौती सभ्यता के स्थल है। यहां से जो मिले हैं ना, ये मृत बांड, इसकी आकार आकृति और कलर, और कालीबंगा से जो हमें मिले मृत बांड गुलाबी, उसकी आकार आकृति और कलर सेम होने के कारण गुलाबी रंग के मृत बांड को क्या कहा? सौती का। ये भी आपको ध्यान रखना। उसके बाद में लास्ट अंतिम पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अमलानंद घोष ने संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्तर किसे माना? संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्तर किसे माना गया? सौती सभ्यता को माना गया है। ये ध्यान रखना। संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल किसे माना गया? सौती सभ्यता बीकानेर को माना गया है। किसने माना? एएन घोष ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक आपको ये ध्यान रखना है कि पूर्व
कालीबंगा किसे कहा गया? ये है हमारी कालीबंगा। पूर्व कालीबंगा किसे कहा गया? तो सौती सभ्यता को पूर्व कालीबंगा भी कहा गया है, प्रथम कालीबंगा भी कहा गया। ये भी आपको ध्यान रखना। मित्रों समझ में आ गया होगा कालीबंगा। पढ़ेंगे कैसे? सबसे पहले हम बेसिक जानकारी लिखेंगे, उसके बाद में हम उत्खनन कार्य करेंगे, किन किन लोगों ने इसमें योगदान दिया वो पढ़ेंगे, उसके बाद में कितने साल लगे वो पढ़ेंगे, उसके बाद में इस लोगों की कार्य प्रणाली क्या थी, खेती और पशुपालन। पशुओं की आकृति हमें क्या क्या मिली है, चाहे वो तांबा की हो या केवल हड्डियां मिली हो, लेकिन याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट है पशुपालन अलग और खेती अलग। खेती में कौन कौन से अनाज मिले, खरीफ की फसल कौन सी है, रबी की फसल कौन सी, वो याद कर लो। उसके बाद में लोगों के रहने की व्यवस्था, यहाँ देखो घर थे, घर के आगे आंगन था, यहाँ पर नालियां बनी हुई थी, यहाँ पर स्नान घर बने हुए थे, यहाँ अनाज रखने के लिए बर्तन थे मिट्टी के, उसको मृत भांड कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ जो लोग रहते थे उसमें लिपि कैसी थी, सैंधव लिपि। और यहाँ जो चिकित्सा व्यवस्था कैसी थी, तो यहाँ पर कपाल छेदन की क्रिया की जाती थी। कौन सी बीमारी को ठीक करने के लिए? मस्तिष्क शोथ बीमारी को ठीक करने के लिए। उसके बाद में आपको पढ़ना है यहाँ जो अन्य सामग्री टोटल 12 मैंने लिखवाई है, किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई है, और 12 सामग्री आपको याद रखनी है। उसके बाद में यहाँ नोट है, कालीबंगा को सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा? डॉक्टर दशरथ कुमार ने। अवशेष नहीं मिले, मंदिर के अवशेष नहीं मिले, और नहीं वहां से मूर्तियां मिली है। भूकंप के अवशेष यहाँ से मिले। सौती सभ्यता कहाँ स्थित है? बीकानेर। और इसको हम क्या कहते हैं? पूर्व कालीबंगा कहते हैं सौती सभ्यता को। और संपूर्ण सभ्यता का उद्गम स्थल, हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल, सौती सभ्यता को किसने माना? A.N. घोष ने माना। यहाँ तक मित्रों आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार से हम पढ़ेंगे तो किसी भी प्रकार की हम गलती नहीं करेंगे, और नोट्स भी ऐसे बनाना है ताकि हम जब भी रिवीजन करें तो आसानी से कर सके। थैंक यू मित्रों। यदि आपको कालीबंगा सभ्यता पूर्ण रूप से समझ में आ गई हो तो कमेंट में जरूर लिखे कि ये क्लास आपको कैसी लगी, और यदि ये अच्छी लगी हो तो और क्लास हम आर्य सभ्यता की पूरी जानकारी एक ही बोर्ड पर करवाएंगे, ताकि आपको जब भी रिवीजन करो तो आप तुरंत इस प्रकार से रिवीजन करोगे, लंबे समय तक याद रहेगा। एग्जाम की दृष्टि से भी इस प्रकार से पढ़ोगे तो महत्वपूर्ण है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।